नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम विज्ञान कक्षा 6 के लिए। इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने पहले ही कवर कर लिया है। आज करेंगे हम इसका चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है तंतु से वस्त्र तक। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं तंतु से वस्त्र तक। इस वाले चैप्टर को आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। क्योंकि जब भी हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं, वहां पे हमें बहुत सारे तरह के कपड़े मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है, चित्र में भी दिखाया गया है। ये यहाँ पर जैसे कपड़े की दुकान है, में बहुत सारे की चीजें है। यहाँ पे साड़ियाँ भी है, सूट भी है। साड़ी भी कोई सिल्क की साड़ी होती है, कुछ सूती होते हैं, कुछ ऊनी मफलर होते हैं। बहुत तरह की वैरायटियां हमें दुकान पर मिलती है। तो इसी तरह पहेली और बूझो भी गए और वो दोनों के दोनों वहां पर जाकर कंफ्यूज हो गए। तो फिर दुकानदार ने उन्हें कुछ समझाया। देखते हैं क्या समझाया। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है और कुछ संश्लिष्ट है, मतलब कि कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य बनाता है, स्वयं प्रकृति में नहीं पाए जाते, वे कृत्रिम कहलाते हैं। उनके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में इन्होंने उन ऊनी मफलर को एक सूती साड़ी खरीद ली। तो अंत में क्या किया इन्होंने, जितने भी वहां पर कपड़े थे दुकान में से, उनमें से एक ऊनी मफलर पापा के लिए खरीद लिया और एक सूती साड़ी मम्मी के लिए खरीद ली। कपड़ों की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी न किसी वस्त्र से ही बने होते हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी व संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों की कुछ पहचान कर सकते हैं? ध्यान से देखने पर हम इन वस्त्रों की पहचान कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप नंबर 1, अपने पास की किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ा, सूती, जैसे कि कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। हमें क्या करना है, क्रियाकलाप में दुकान पे जाना है, वहां से अलग अलग तरह के कपड़े लेने हैं, उनका छोटा छोटा सा सैंपल लेकर उनके ऊपर नाम लिख देना है, लेबल लगा देना है। जैसे कि सूती कपड़ा है, ये रेशमी कपड़ा है, ये ऊनी कपड़ा है। जो भी वहां पे कपड़े अवेलेबल हो गए उनके ऊपर हम लेबल लगाकर रख लेंगे, ताकि हम आसानी से उनकी पहचान बाद में कर सके। आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो यह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। क्या देखा, जैसे कि चित्र 2 है। जैसे भी हम कोई भी कपड़ा लेंगे, उसको हम माइक्रोस्कोप से या फिर नॉर्मली आंखों से ध्यान से देखेंगे तो उसमें इस तरह की लाइनें दिखाई देती है। लाइनें क्या है? ये लाइनें होती है धागा। मतलब कि जो भी हमारा कपड़ा होता है उसमें कुछ धागे ऐसे लगे रहते हैं, कुछ धागे ऐसे, तो उन धागों से मिलकर ही क्या बनता है, कपड़ा बनता है। क्रियाकलाप नंबर 2, सूती कपड़ों का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों के एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? जैसे कि यहाँ पे कपड़ा दिया गया है, कपड़े के अगर किनारे से देखें तो इस तरह के धागे निकल जाते हैं, और कुछ धागे ऐसे निकलते हैं, कुछ धागे ऐसे निकलते हैं। मतलब कुछ चौड़ाई में होते हैं, कुछ लंबाई में होते हैं। इन्हीं के संयोग से कपड़ा बनाया जाता है। लेकिन ये धागे किस चीज से बनते हैं?
तो इसके लिए आ जाता है हमारा क्रियाकलाप नंबर 3, तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाए। तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश चित्र के 3.4 इस तरह से के अनुसार अपने नाखून से खींचिए। क्या आप इसके सिरे पर यह देखते हैं कि तागे पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। जैसे कि अगर हमने कोई धागा लिया, धागे को पकड़कर हमने ऐसे उसको छोटा सा खींच दिया एक साइड से, तो देखेंगे कि जो धागा होता है वो भी बहुत सारी पतली पतली संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे धागा था, उसको एक साइड से हमने नाखून से खींच दिया तो इसमें इस तरह की छोटे छोटे से और विखंडित लड़ियां दिखाई देती हैं। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी ऐसा प्रेक्षण किया होगा कि कई बार तागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, जब हम किसी बारीक सुई के अंदर धागा डालते रहते हैं तो वो धागा आगे से इन लड़ियों में विखंडित हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर अच्छे से नहीं जा पाता। तो उसको हम वापस से काट कर फिर उसके अंदर डालते हैं। तो ये जो विखंडित हो जाते हैं, जो ये लड़ियां होती है, क्या कहलाते हैं? तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तंतु। तो जितने भी ये पतली लड़ियां होती हैं वे और ज्यादा पतली लड़ियों से मिलकर बनती हैं, और जो सबसे छोटी इसकी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? तंतु। तंतु से धागा बनेगा, धागे से वस्त्र बनेगा। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? जो तंतु होते हैं कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जानवर के बालों का प्रयोग जब वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है तो वहां से हमें ऊन के रूप में ही करते हैं। जैसे भेड़ के बाल भी ऊन कहलाए जाएंगे, बकरी के बाल भी, ऊंट के बालों का प्रयोग भी किया जाता है, खरगोश के बालों का प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम की कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जो तंतु प्राकृतिक नहीं होते, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहलाए जाते हैं। और प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होंगे? जितने भी जानवरों से प्राप्त होंगे, जैसे कि भेड़, ऊन, बकरी और ऊंट, इनके बाल हो गए। इनके अलावा जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, जो कोकून में, या फिर जिसे रेशमी कपड़ा कहते हैं, वो भी हमारा किससे प्राप्त होता है? जानवर से ही प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर, नायलॉन तथा एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। पॉलिएस्टर का कपड़ा सुना होगा, नायलॉन का कपड़ा भी तुमने सुना होगा। नायलॉन की ज्यादातर वैसे रस्सियां बनाई जाती है। एक्रेलिक का कपड़ा भी होता है। ये सारे के सारे क्या है? संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। उन्हें योद्धा पहनते थे। वह जानना चाहता है कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। जो ये योद्धा के पहनने वाला कपड़े होते थे, धागों से, जो मेटल के धागे होते थे, उनसे बनाए जाते थे ताकि शरीर की सुरक्षा हो सके। क्योंकि युद्ध में तलवार, भाले, इस तरह के हमले बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनसे बचने के लिए धातु के कपड़े पहने जाते थे। कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों में बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं? अगर तेल के लैंप भी छोड़ दो, अगर हम दिए की बत्ती लगा लो, कि जो दिए की बत्तियां होती है वो किस चीज से बनती है? वो हम बनाते हैं
रुई, जिसका प्रयोग हम गद्दों में भी करते हैं, रजाइयों में भी करते हैं, तकिया में भी किया जाता है। तो ये क्या होती है हमारी रुई, कॉटन जिसको कहते हैं। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतु से बनी होती है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया। जो रुई है वो कहाँ से आती है? कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन खेतों में उगाई जाती है, कॉटन का प्लांट होता है, वहीं से रुई। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां मृदा काली व जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास के पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतु से ढके बिनोले कपास के बीज में देखे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कपास पादप के खेत दिए गए हैं। इसमें क्या है, इस तरह के खेत आपने देखे होंगे। तो ये क्या है, कपास का फूल। कपास के फूल खिलने के बाद उसके कपास के फल बन जाता है। फल खिलकर कपास के गोलक कहलाए जाते हैं। जो ये देखिए, ये कपास का फल है जो कि खिलकर कपास के रेशे, और इन रेशे को अगर हटाकर देखें तो इनके अंदर से बीज निकलता है। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। जैसे कि ये खेत देख रहे हो, यहाँ पे पूरी दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है कि सफेद सफेद, जैसे कि बर्फ यहाँ पर गिरी हुई हो, क्योंकि कपास सफेद रंग की होती है और बर्फ भी सफेद रंग की ही होती है। साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्त चैन द्वारा पृथक किया जाता है। हस्त चैन मतलब कि हाथों से तोड़ तोड़ कर इनको वहां से अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंतक द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। जो बीज होते हैं उसके लिए ओटनी जैसी एक मशीन होती है, वो हाथ के द्वारा भी की जा सकती है, या फिर उसकी जो मार्केट में जाकर भी उसको हम निकलवा सकते हैं। हाथ के द्वारा क्या होता है कि दो बेलन होते हैं, उन बेलन के बीच में से जैसे गन्ने का रस निकलता है उस तरह से कपास को निकाला जाता है। बीज पीछे गिर जाते हैं और कपास का जो रोए होते हैं या फिर जो कपास के फाइबर होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। जूट पटसन, जूट का नाम तुमने सुना होगा, इसको ही पटसन कहते हैं या फिर सन का पौधा भी इसको कह सकते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जो पटसन होता है इस तरह का पौधा दिखाई देता है, लंबा सा पौधा होता है, थोड़ी बहुत इसमें पत्तियां होती हैं। तो इसको कब काटते हैं? जब इस पर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब बीज बनने से पहले ही पौधे को काट लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने से तना गल जाता है और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? देखते हैं जरा ऐसा कैसे किया जाता है। देखो, जैसे कि रुई से धागा हम इस तरह से बना सकते हैं, उसको ऐसे ऐसे जैसे बत्तियां बनाते हैं, ऐसी मशीनों के द्वारा पूरा लंबा बारीक धागा भी बनाया जाता है। फिर चरखे के द्वारा उसको लपेटा जाता है। ध्यान से आप जब देखना, आगे ये सारी चीजें बताई जाएगी यहाँ पे। सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। स्वयं हाथ से भी हम सूती तागे को ऐसे ही ऐंठ ऐंठ कर बना सकते हैं, लेकिन उससे समस्या क्या होगी कि हम उतने जल्दी में और इतना लंबा अच्छी प्रकार का धागा तैयार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच रुई को चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते भी रहिए। ऐसा आप तागा बना सकते हैं जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। एक हाथ से ऐसे चुटकी से पकड़ लिया, दूसरे हाथ से यहाँ पे तर्जनी उंगली और अंगूठी से पकड़ लिया और इनको आपस में अगर हम ऐंठेंगे तो ये तागा हमारा बन जाएगा। रेशों से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को निकालकर ऐंठते हैं।
ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। इसे तकली भी कहते हैं, जैसे कि चित्र में दी गई है तकली। जब अगर हमें हाथ से धागा बनाना होता है तो उसके लिए तकली का प्रयोग किया जाता है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी होती है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। स्वदेशी अपनाओ के लिए उन्होंने नारा दिया था। तो चरखे के बने वस्त्र, मतलब जो हाथ से बने वस्त्र थे, भारत के अंदर बने वस्त्र थे, उनको उन्होंने प्रमोट किया था। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों, खादी कहते हैं जिनको, को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक योजना भी चलाई थी। इस योजना के तहत उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइबर लेंगे, उसके लिए किसी भी चीज का ले सकते हैं, सूती ले सकते हैं, ऊन का ले सकते हैं। उनको फिर हम क्या करेंगे, इनका तागा बनाएंगे कताई के द्वारा। कताई के बाद जब तागा बन जाता है तो उसकी बुनाई करके हम वस्त्र बना लेते हैं। तागे से वस्त्र, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई होती है। बुनाई क्रियाकलाप नंबर 2 में हमने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 5, भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 के अनुसार, जैसे कि नीचे चित्र दिया गया है, 3.12 ए के अनुसार दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र बी के समान रेखाएं खींचिए। दोनों शीट को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए तथा फिर शीटों के मोड़ को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। इन शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों में भरते जाइए। सीधी सी बात है, हमें इन्हें बुनना है। जैसे कि इनको ऐसे लंबाई में काट लिया, लेकिन किनारी का हमने थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दी और लाल पट्टी को हमने पूरा पूरा अलग कर लिया है। तो फिर ऐसे काटने के बाद क्या करेंगे, हम इनको सीधा कर देंगे और एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से इसको हम बुनते चले जाएंगे। जैसे कि इसमें ये ऊपर है, ये ग्रीन वाला ऊपर आ गया, यहाँ पे रेड वाला गया, फिर ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन, इस तरह से करते चले गए। अगली लाइन में हमने जो जहां पर रेड ऊपर था वहां पे नीचे कर दिया ग्रीन, अपोजिट करते चले गए। तो इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा बुनता चला जाता है। ये तो एक सैंपल था जो हमने कपड़े पर ट्राई किया था, लेकिन जो हम वस्त्र बनता है, फैक्ट्री में वस्त्र बनता है, उसकी प्रक्रिया भी इसी समान होती है। फर्क क्या होता है कि जो धागा होता है वो बहुत बारीक होता है और कार्य की प्रगति भी लगातार बहुत तेजी से होती रहती है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत अधिक पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त परिचालित होते हैं या फिर विद्युत परिचालित होते हैं। ये क्या है, करघा। करघा एक प्रकार की मशीन होता है जिसके अंदर ऐसी सुविधा होती है, जैसे कि इसके अंदर तो क्या हुआ कि हमें एक एक पट्टी को उठाकर उसके अंदर से डालना पड़ रहा है, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन करघे का फायदा क्या होता है कि एक बार तो जितनी भी ये पहली लाइन की ग्रीन है ये उठ जाएगी, सीधा इनके नीचे से हम धागा निकाल देंगे। दूसरी बार इससे अगली वाली लाइन में जो ग्रीन है वे वाली उठ जाएगी, पहली वाली दब जाएगी। तो इससे क्या होता है कि प्रक्रिया थोड़ी सी तेज हो जाती है। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है।
क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीन के द्वारा भी की जा सकती है। जैसे कि हमने घर पे भी देखा होगा कि मम्मियाँ दादियाँ जो होती थी वो स्वेटर बुनती थी। तो जो स्वेटर की बुनाई होती है ये विशेष प्रकार की बुनाई होती है, जिसमें हमारे दो धागे, जैसे नॉर्मली जो मशीनों के द्वारा जो बुनाई होती है सादे वस्त्रों की, वो इस तरह से होती है, एक धागा ऐसे और दूसरा धागा इस तरह से चलता रहता है। लेकिन इस वाली बुनाई में क्या होता है, एक ही धागा ऐसे बनेगा, फिर उसके इस तरह से लूप बनते चले जाएंगे, उन लूप में से फिर ऐसे ही दूसरा धागा निकलेगा, फिर उसमें से अगला धागा, इस तरह से मतलब वस्त्र पूरा का पूरा बुनता चला जाएगा। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है? नारियल हम खाते हैं, नारियल के बाहर का जो होता है छिलका होता है, उसके अंदर बहुत लंबे लंबे लेकिन कठोर से तंतु होते हैं। अक्सर उनका प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता, लेकिन उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? उनका प्रयोग बोरे बनाने में या फिर जो जूट बैग होते हैं उन तरह के वस्त्र बनाने में उनका प्रयोग किया जाता है। पहनने के वस्त्रों में उनका प्रयोग नहीं होता। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। जंतु के मतलब या तो खाल थे जिसको चमड़ा कह देते हैं, पत्तियों से ढक सकते थे, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वृक्षों की छाल। इनसे वस्त्र बनाए जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे से इसका आविष्कार होता गया, वस्त्रों का खोज होती गई, वो कपड़े बनने शुरू हो गए। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयां व डालियां, टोकरियां बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठकर देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो ज्यादातर जितनी भी पहले कृषि होती थी वो किसी न किसी नदी के पास ही होती थी, ताकि वहां से पानी की व्यवस्था आसानी से की जा सके। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई को सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनना कपड़ा प्रारंभ किया। पहले क्या करते थे, गांठे लगा लेते थे या फिर आपस में बांध लेते थे, तो उससे कपड़े बनाए जाते थे जब तक सुई का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन जब सुई का आविष्कार हो गया तो फिर सुई का प्रयोग भी वस्त्र बनाने के लिए किया जाने लगा था। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियां, धोतियां, लुंगियां, पगड़ियां का बिना सिले वस्त्रों के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि साड़ी पहनी जाती है, उसमें सिलाई की आवश्यकता नहीं होती। जो लुंगियां होती है, पगड़ियां होती है, धोतियां होती है, इनको पहनने के लिए हमें किसी भी सिलाई की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे कि खाने में पंजाब का खाना अलग होगा, तमिलनाडु का खाना अलग होगा, ऐसे ही पंजाब का जो पहनावा होगा वो भी अलग होगा, तमिलनाडु का पहनावा वहां से बिल्कुल ही भिन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया गया है कपास के तंतु कैसे बनते हैं। कपास गोलक ले लिया, कपास गोलक जो कपास का फल होता है उसको ओट लिया। ओटने का मतलब क्या है, बीज से रेशे को अलग करना। फिर बीज का प्रयोग गाय के खाने में या फिर जो हमारे पशु आहार है उसके अंदर किया जाता है।
फिर रेशे को कताई करते हैं, कताई से धागा बनाया जाता है, धागे की बुनाई या बंधाई के द्वारा वस्त्र तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। रुई वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा। रुई कपास या फिर कॉटन को कहते हैं। वस्त्र पहनने वाले जो कपड़े होते हैं उनको वस्त्र कहते हैं। तंतु क्या होते हैं? धागा, जो धागा होता है उसको हम तंतु किसे कहते हैं? वस्त्र बनाने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिनको आपस में ऐंठ कर या आपस में गूंथ कर तागा बनाया जाता है, उनको हम तंतु कहते हैं। कताई क्या कहते हैं? जब रेशे को ऐंठ कर तागा बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के बाद या फिर जो तागा बनने के बाद की प्रक्रिया होती है, वस्त्र बनने की प्रक्रिया, बुनाई कहलाई जाती है। तागा क्या है? तागा एक समान लंबा धागा होता है, लंबी संरचना होती है जो रेशे से मिलकर बनती है तथा वस्त्र बनाने में प्रयोग की जाती है। यहाँ पे पाठ का सारांश दिया गया है। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी तथा पॉलिस्टर। सूती वस्त्र अलग दिखाई देंगे, रेशमी में चमक होगी, ऊनी वस्त्र गर्म होंगे, पॉलिस्टर के वस्त्र क्या होंगे? पॉलिस्टर के वस्त्र प्राकृतिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? उनके अंदर कुछ अलग गुणवत्ता पाई जाएगी, उनके अंदर सिलवटें नहीं आती है, वे आसानी से धुले जा सकते हैं, लेकिन पहनने में वो पसीनों का अवशोषित नहीं करते हैं। वस्त्र तागों से बने होते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट मतलब कि कृत्रिम होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण होते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, जिससे वस्त्र बनता है। तो यहाँ पर इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, जो पाठ में से ही हम इनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट वर्गों में विभाजित कीजिए। तो जो प्राकृतिक है उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ऊन, रुई, रेशम और पटसन ये प्राकृतिक है। बाकी जो उनसे ये दो बचे ये हमारे होंगे संश्लिष्ट तंतु। नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी कर देते हैं। तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल सही बात है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, नहीं। कताई धागा निर्माण की प्रक्रिया होती है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया बुनाई कहलाई जाती है, तो ये सही नहीं है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल बनता है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा ही बनता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं, रेशम कीड़े से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम का कीड़ा है उसके कोकून से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं, पॉलिस्टर एक संश्लेषित या फिर कृत्रिम तंतु है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे किन्हीं भी हम ऐसे किए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं रुई, और दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं पटसन। जानदार तंतु किनसे प्राप्त होते हैं? रेशम और ऊन। इसके लिए हम भेड़ भी लिख सकते हैं। ऊन किसी भी जानवर से हम ले सकते हैं। रुई तथा जूट पादप के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? जो रुई होती है वो पादप के फल से प्राप्त होती है, और जो जूट होता है वो पादप के तने से प्राप्त होता है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम, रस्सी और पायदान। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया। तंतु से क्या बनेगा? सबसे पहले तंतुओं से की कताई की जाएगी। अगर हम उसकी कपास के तंतु की बात करें तो उसके लिए कपास से पहले बिनौले अलग किए जाएंगे। बिनौले अलग करने के बाद कपास को फिर हम कताई करेंगे। कताई करने के बाद उससे तागा बन जाएगा। नंबर 3 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में चैप्टर नंबर 4 के साथ। धन्यवाद।